बस एसिड और अल्कली के अलावा हम लोग इसमें KMnO4 और आयरन को रिएक्ट करवा रहे हैं, वो टाइट्रेशन हो जाएगी। अच्छा जी, चलें स्टार्ट करें, और टाइम कम है, इसको जल्दी जल्दी देख लेते हैं। अच्छा, आयरन टैबलेट्स आर यूज्ड टू ट्रीट आयरन डेफिशिएंसी इन द बॉडी। ये हमारे पास स्टार्ट हो रहा है क्वेश्चन यहाँ से। इसमें कह रहा है कि आयरन टैबलेट कंटेन्स आयरन Fe2 पॉजिटिव आयंस। A student does a series of titration with aqueous potassium magnate which is KMnO4। देखो, अगर किसी के पास कैलकुलेटर्स नहीं है तो लेकर आ जाओ, कैलकुलेटर्स के बगैर साथ साथ करते रहोगे तो तुम्हें ये चीज समझ आएगी। अच्छा, स्टूडेंट डज अ सीरीज ऑफ टाइट्रेशन विद एक्वस KMnO4 पोटेशियम मैग्नेट। अब पोटेशियम मैग्नेट के बारे में रिकॉल करो तो पोटेशियम मैग्नेट हमारे पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जो हम लोगों ने रिडॉक्स रिएक्शन में पढ़ा है। KMnO4 इज आवर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और इसके बारे में और क्या चीज हम लोग याद करते हैं कि KMnO4 जो है, जब वो किसी चीज को ऑक्सीडाइज करवा देता है तो उसका कलर चेंज जो है वो पर्पल से पर्पल टू कलरलेस चेंज हो जाता है। ठीक है। अच्छा, अब देखो, जब भी आप कोई पास पेपर करोगे तो आपके सामने कोई ऐसी चीज आए ना जो आपको पता है कि आपने पढ़ी हुई है और वो आपकी कच्ची पक्की है, तो आपने अपने नोट से उसको जाके ना पहले पहली फुर्सत में उसको पक्का करना है, और उसके आगे पीछे की चीजें भी देखनी है, ताकि पास पेपर करने का फायदा ही तब होना स्टार्ट होता है जब आप जो है वो लेक्चर से जो जो चीजें आ रही हैं वो दोबारा से पक्की करते जाओ। और इसी तरह अगर 4-5 साल के पास पेपर्स कर लोगे तो छठे साल में जब पहुंचोगे तो आप देखोगे कि आपको सब कुछ आता होगा फिर पास पेपर में। बेटा, दिस इज जून 2020 पेपर 4 of 2। आनिया, अच्छा आगे कह रहा है, दिस इज जून 2020 पेपर 4 of 2। अच्छा, नेक्स्ट कह रहा है डायग्राम्स ऑफ सम ऑफ द apparatus द स्टूडेंट यूजेस आर शोन। नंबर ए इज पिपेट, नंबर बी इज मेजरिंग सिलेंडर। अच्छा सॉरी, ए इज नॉट पिपेट, ए इज ब्यूरेट, सी इज पिपेट, बी इज मेजरिंग सिलेंडर। तो आपको कह रहा है कि इन पीसेस ऑफ apparatus के नाम बता दो। तो ए हमारे पास ब्यूरेट है, ब्यूरेट हमें पता है ड्रॉप बाय ड्रॉप एडिशन के लिए यूज होता है। बी जो है वो मेजरिंग सिलेंडर है, और सी जो है वो पिपेट है। पिपेट हमें पता है फिक्स्ड वॉल्यूम्स के लिए यूज होता है, मेजरिंग सिलेंडर वेरिएबल वॉल्यूम्स के लिए यूज होता है। मेजरिंग सिलेंडर थोड़ा सा इनएक्यूरेट होता है एज कम्पेयर टू पिपेट एंड ब्यूरेट। अच्छा, अब देखो, ये तो फ्री के मार्क्स है ना कि अपैरेटस का बस नाम देख के, तस्वीरें दी हुई है, नाम बताना है। तो जरूर यही 3 apparatus तो हमने नहीं पढ़े, हमने तो और भी ज्यादा पढ़े, तो और भी कोई आ सकता है। तो आपने देखो, जब ये इस तरह का क्वेश्चन आपके सामने आ जाए ना, तो आपका अपने आप से सवाल होना चाहिए कि अगर कोई और apparatus आ जाता तो क्या मुझे सबके नाम याद हैं या नहीं है। अगर नहीं याद है तो आप कोई एक्सपेरिमेंटल केमिस्ट्री के हैंडआउट में पूरी एक टेबल मिल जाएगी, एक लिस्ट मिल जाएगी जिसमें उनकी तस्वीरें, उनका नाम और उनके यूजेस दिए हुए हैं। तो मेक श्योर देखो, इस तरह से तैयारी होती है कि आप इसको टू एंड फ्रो फॉलो करो। अब आप जो लेक्चर से एक्सपेरिमेंटल केमिस्ट्री से निकाल के बाकी अपैरेटसेस के भी नाम याद कर लो। अच्छा, आगे कह रहा है द स्टूडेंट। अब देखो, बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी हुई है, हम पढ़ेंगे जरूर, लेकिन इस इंफॉर्मेशन को पढ़ के घबराने की जरूरत नहीं है कि आगे इसको कहाँ कहाँ क्या क्या यूज करना है। तो अब ये कह रहा है द स्टूडेंट रिकॉर्ड द टोटल मास ऑफ 5 आयरन टैबलेट्स। उसने 5 आयरन टैबलेट्स लिए हैं, जो तुम्हें इंपॉर्टेंट लगे वो अंडरलाइन कर दो। उसने देखो बोल्ड भी कर दिया 5 आयरन टैबलेट्स को। उसने उसका मास मेजर करके क्रश द टैबलेट्स। उसने क्या किया, वो जो टैबलेट्स थी ना, उसका उसने मास मेजर करके उनको क्रश करके पाउडर बना लिया। अच्छा, एंड डिसॉल्व देम इन डिस्टिल वाटर एंड मेक द सॉल्यूशन अप टू 250 सेंटीमीटर क्यूब। अब 250 सेंटीमीटर क्यूब, अगर तुम लोगों को याद हो, जब हम टाइटेशन के क्वेश्चंस कर रहे थे तो हमारी बात हुई थी कि 250 सेंटीमीटर क्यूब का सोल्यूशन हम लोग कब बना रहे होते हैं, किस चीज में बना रहे होते हैं, हम लोग बना रहे होते हैं उसको वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में, या इसका एक और नाम पड़ा था ग्रेजुएटेड फ्लास्क। तो मैं करूंगा क्या, ये जो मेरा आयरन का टेबलेट है इसका पाउडर मैं यहाँ पे डाल दूंगा, और इसके अंदर मैं डिस्टिल वाटर डालूंगा, और डिस्टिल वाटर डाल के इस सोल्यूशन को 250 सेंटीमीटर क्यूब का कर दूंगा। यही कहना है, इसने क्रश द टैबलेट, डिसॉल्व देम इन डिस्टिल वाटर एंड मेक द सॉल्यूशन अप टू 250 सेंटीमीटर क्यूब। अच्छा, ये जो मैं सब बना रहा हूँ ना, ये आपको नहीं बनाना है, ये मैं कोशिश कर रहा हूँ कि तुम्हें समझ आ जाए, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं। तो ये तुमने कुछ बनाना नहीं है, ना कि तुमने इस इन्फॉर्मेशन पे ज्यादा तवज्जो भी देनी है, आगे क्वेश्चन जरूर हो जाएंगे इसके।
आगे कह रहा है यूज apparatus C to transfer 25 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन ऑफ Fe2 पॉजिटिव आयन। अब दिस इज Fe2 पॉजिटिव आयन, यूज apparatus C। अब C क्या था हमारे पास? C था पिपेट, ठीक है। अब ये जो टैबलेट्स थी ये हमारे पास क्या थी? आयरन की टैबलेट्स थी। आयरन की टैबलेट्स होने का मतलब क्या है? आयरन टैबलेट्स है ना, तो Fe होगा इसमें एलिमेंटल फॉर्म में। वो कह रहा है कि इसको डिसॉल्व करा है डिस्टिल वाटर में, मतलब आयरन का जो भी सॉल्ट है वो डिसॉल्व होके आपको Fe2 पॉजिटिव आयन दे रहा है, एक्वस फॉर्म में आ गया। सही है। अब आयरन उसमें जाहिर है किसी ना किसी कंपाउंड की फॉर्म में होगा, किसी ना किसी सॉल्ट की फॉर्म में होगा। वो आयरन क्लोराइड भी हो सकता है, वो आयरन नाइट्रेट भी हो सकता है। जो भी था उसमें से जो आयरन आयंस निकले वो Fe2 पॉजिटिव आयंस थे। मतलब इसमें आयरन था, किसी सॉल्ट की फॉर्म में होगा, मुझे नहीं बताया उसने क्या सॉल्ट है। लेकिन जब उस सॉल्ट, जैसे आयरन क्लोराइड होता है, जब उस सॉल्ट को पानी में डाला तो उसमें से Fe2 पॉजिटिव आयंस आ गए। और वो Fe2 पॉजिटिव आयन जो पानी में है उसका वॉल्यूम आपने टोटल कर दिया 250 सेंटीमीटर क्यूब। इस 250 सेंटीमीटर क्यूब आपने Fe2 पॉजिटिव आयन में से 25 सेंटीमीटर क्यूब का सोल्यूशन निकाला। ठीक है, ये भी Fe2 पॉजिटिव आयन ही होंगे ना। 250 में से 25 निकाल लिया आपने, ठीक हो गया। और फिर आपने क्या करा? यूज apparatus B। apparatus B आपके पास था मेजरिंग सिलेंडर। यूज apparatus B टू ऐड 10 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड टू द कॉनिकल फ्लास्क। इसी फ्लास्क में आपने 10 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड भी डाला है, H2SO4। और इसमें 25 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ ये वाला सोल्यूशन है जो हमने वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क से निकाल लिया। अब देखो अरीब, इसका पर्पस वही है कि हमें मोल्स या कंसंट्रेशन मालूम करनी होगी, जो एसिड एंड एल्कली में ही होता है। अच्छा, फिर कह रहा है फिल द apparatus A। apparatus A वाज योर ब्यूरेट। आपने apparatus A को फिल करा किससे? KMnO4 से। अच्छा, KMnO4 जो लिया है उसकी कंसंट्रेशन 0.005 मोल पर डेसीमीटर क्यूब आपने लिए। अब यहाँ से आप टाइट्रेशन स्टार्ट करा दोगे। कह रहे टाइट्रेट द सॉल्यूशन ऑफ Fe2 पॉजिटिव आयन विद 0.005 मोल पर डेसीमीटर क्यूब ऑफ KMnO4। कह रहा है KMnO4 से नीचे जो Fe2 पॉजिटिव आयन है उसकी टाइट्रेशन करो until the first permanent pink color is seen in the conical flask। अच्छा सी, देखो हुआ क्या है। एसिड एंड बेसिस की टाइट्रेशन में हम इंडिकेटर यूज करते थे, यहाँ पे हम इंडिकेटर यूज नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे हमारे पास फ्लास्क के अंदर है Fe2 पॉजिटिव आयन और हम लोग ब्यूरिट से KMnO4 जो है वो नीचे गिरा रहे हैं। अब KMnO4 होता है पर्पल कलर का। अब जैसे ही KMnO4 नीचे गिरेगा तो क्या होगा? इसके नीचे जो भी आयरन 2 पॉजिटिव आयन है वो उसको ऑक्सीडाइज करा देगा। तो जैसे ही KMnO4 नीचे गिरेगा वो आयरन 2 पॉजिटिव आयन के साथ रिएक्ट होगा। अगर फॉर एग्जांपल मैंने एक ड्रॉप डाला था KMnO4 का, एक ड्रॉप जब नीचे गिरा सोल्यूशन में तो वो रिएक्ट होके खत्म हो गया। खत्म हो गया तो KMnO4 का कलर तो नहीं आएगा ना कुछ भी। तो वो जब नीचे वो गिर जब रहा था ना तो वो पर्पल कलर का था। लेकिन जैसे ही वो आयरन 2 पॉजिटिव आयन के सोल्यूशन में गिरा, वो गिरने के बाद अपना कलर, क्योंकि वो रिएक्ट हो चुका हुआ है, उसने ऑक्सीडाइज करा दिया है, तो वो उसका कलर जो है वो पर्पल से कलरलेस हो जाएगा। मतलब जो सोल्यूशन है नीचे वो आपका कलरलेस ही रहेगा। आप ड्रॉप बाय ड्रॉप उसको गिराते रहोगे, गिराते रहोगे, गिराते रहोगे। एक वक्त आएगा जब सारा का सारा Fe2 पॉजिटिव आयन रिएक्ट होके खत्म हो जाएगा। फिर मजीद जो आप KMnO4 डालोगे वो तो किसी के साथ रिएक्ट नहीं होगा जब ये एक्सिस में तुम गिरा दोगे नीचे। तो ये तो Fe2 पॉजिटिव आयन क्योंकि खत्म हो चुका हुआ है सबका सब रिएक्ट होके। तो नाउ ऑन फर्दर एडिशन ऑफ KMnO4 देयर इज नो Fe2 पॉजिटिव आयन लेफ्ट टू बी रिएक्टेड विद KMnO4। तो KMnO4 जो होगा वो एक्सिस में हो जाएगा, वो मतलब किसी से रिएक्ट नहीं हुआ है। जब वो किसी से रिएक्ट नहीं हुआ है तो वो अपना पर्पल कलर रिटेन रखेगा। जैसे ही वो एक्सिस KMnO4 सोल्यूशन में होगा तो ये पूरा सोल्यूशन का कलर जो होगा वो चेंज हो जाएगा, वो पर्पल की तरफ आ जाएगा। अब KMnO4 कंसेंट्रेटेड होता है ना तो उसका कलर जो होता है ना वो बिल्कुल पर्पल कलर का होता है। लेकिन अगर KMnO4 का एक ड्रॉप आप पानी में डालोगे तो वो बहुत ज्यादा डाइल्यूट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमने एक्सिस में एक ड्रॉप डाला है ना KMnO4 का, तो उसका कलर जो होगा ना डाइल्यूट KMnO4 का, वो कलर आपको दिखता है पिंक। ये बात क्वेश्चन में उसने मेंशन की हुई है कि पिंक कलर दिखेगा। और जैसे ही सोल्यूशन का कलर कलरलेस से पिंक हो रहा है, इसका क्या मतलब है कि सारा का सारा
Fe2 positive ion has been totally reacted and we are only left with a excess drop of KMnO4. It means all Fe2 positive ion has been reacted. और टाइटर वॉल्यूम जो होगा हमारा KMnO4 का वो हमें बताएगा कि इतना वॉल्यूम रिक्वायर्ड है in order to completely react Fe2 positive ion that must be present in this conical flask which is of 25 centimeter cube in volume. बात समझ आई? देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा था कि यहाँ पे कह रहा है टाइट्रेट द सॉल्यूशन ऑफ Fe2 पॉजिटिव आयन विद 0.005 मोल पर डेसीमीटर क्यूब ऑफ KMnO4 until the first permanent pink color is seen in the conical flask. मतलब क्या है कि जब KMnO4 नीचे गिर रहा है तो गिर के उसका कलर गायब हो जाता है क्योंकि वो रिएक्ट कर गया, लेकिन जब नीचे सारी की सारी चीज रिएक्ट हो चुकी हुई है तो KMnO4 अब जब मजीद गिरेगा तो वो फिर रिएक्ट ही नहीं कर रहा तो अपना कलर चेंज नहीं करेगा, और वो पर्पल कलर जब पानी में फैलेगा नीचे जो गिरा हुआ है तो वो पिंक कलर का हो जाएगा। और जैसे ही सोल्यूशन पिंक कलर का हो गया पूरा, मतलब कलर चेंज नहीं कर रहा, फिर कलरलेस नहीं हो रहा वापस, इट मींस के सारा का सारा नीचे जो जो भी था KMnO4 से जो रिएक्ट हो रहा था वो खत्म हो गया। और वो वॉल्यूम KMnO4 का जो जो अब तक आप डाल चुके हो, इसका मतलब क्या है कि वो वॉल्यूम रिक्वायर्ड है इन ऑर्डर टू कंप्लीटली रिएक्ट व्हाटएवर इज प्रेजेंट इन द कॉनिकल फ्लास्क। अच्छा, एसिड क्यों डाला था? H2SO4 का क्या काम था? हमें तो नहीं बताया उसने सल्फ्यूरिक एसिड का क्या काम था। वो इक्वेशन नीचे देखो तो सल्फ्यूरिक एसिड H पॉजिटिव आयन दे रहा है, तो मतलब वो एज अ कैटलिस्ट वगैरह यूज कर रहा है, मतलब एसिड जो है वो H पॉजिटिव आयन दे रहा है, उसका काम क्या है? इट इज गिविंग H पॉजिटिव आयन। तो H पॉजिटिव आयन क्या कर रहा होगा? वो सपोर्ट कर रहा है रिएक्शन को, वो एज अ कैटलिस्ट यूज हो रहा है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन इंडिकेटर इस टाइट्रेशन में किसी किस्म का नहीं डाला है। ठीक है, अब किसी का कोई क्वेश्चन है तो जल्दी से पूछो। जल्दी पूछो उमैर। उमैर कलर पर्पल है वो तुम्हारे पास जब बहुत सारा KMnO4 एक साथ लगा होता है ना कंसंट्रेटेड, उसका कलर पर्पल होता है, लेकिन अगर तुम एक ड्रॉप डाल ले हो पानी के अंदर तो वो लाइट पर्पल कलर का होगा जिसको पिंक बोला हुआ है उसने। ठीक है, और अगर तुम बहुत सारे ड्रॉप तुम डालना शुरू कर दो तो वो जाहिर है KMnO4 जब बहुत ज्यादा हो जाएगा तो अगेन वो फिर डार्क पर्पल कलर का ही हो जाएगा दोबारा से। अच्छा जी, आगे कह रहा है द इक्वेशन फॉर द रिएक्शन इज शोन। अब देखो अगर फॉर एग्जांपल तुम लोगों को ये सारी बात नहीं भी समझ आई है ना यहाँ से यहाँ तक, तो कोई टेंशन की बात ही नहीं है। ठीक है, अब अगर लेट से तुम भूल जाओ, तुम्हें नहीं पता कि यहाँ पे मैंने क्या समझाया, तो आगे क्या इक्वेशन दी हुई है उसने, इक्वेशन में देखो तो ये MnO4 कहाँ से आया होगा? ऑब्वियसली KMnO4 से आया होगा, और ये Fe2 पॉजिटिव आयन आयरन की टैबलेट से आया होगा, और ये H पॉजिटिव आयन सल्फ्यूरिक एसिड से आया होगा जो हमने एसिड डाला था। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि 1 मोल ऑफ MnO4 5 मोल ऑफ Fe2 पॉजिटिव आयन के साथ रिएक्ट हो रहा है। हम लोग स्टेप बाय स्टेप करेंगे इसको, जैसे हम लोगों ने टाइट्रेशन के क्वेश्चंस किए थे, इसमें से हम मार्क्स निकाल लेंगे, बेशक ऊपर वाली चीज समझ ना आई हो। वो कह रहा है सजेस्ट व्हाई डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इज एडेड टू द कॉनिकल फ्लास्क। तो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड हमें क्या दे रहा है? H पॉजिटिव आयन दे रहा है, तो हम डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के बारे में क्या लिखेंगे? इट इज प्रोवाइडिंग अस विद H पॉजिटिव आयन, it provides H positive ions। ठीक है, दिस इज पार्ट 1। पार्ट 2 कह रहा है गिव द फॉर्मूला ऑफ द आयन रिस्पॉन्सिबल फॉर द पिंक कलर सीन एट द एंड पॉइंट। हाँ जी, देखो KMnO4 जब रिएक्ट हो रहा है तो वो तो कलरलेस हो जाता है ना रिएक्ट होने के बाद, तभी तो जब तक Fe2 पॉजिटिव आयन सोल्यूशन में था तब तक वो जब नीचे गिर रहा था Fe2 पॉजिटिव आयन से MnO4 नेगेटिव आयन जब रिएक्ट हो रहा था, तो रिएक्ट होने के बाद वो क्या बना रहा था? Mn2 पॉजिटिव आयन। जब इसका कलर था कलरलेस, जब भी तो कलर नहीं आ रहा था, लेकिन जब सारा का सारा Fe2 पॉजिटिव आयन खत्म हो गया, इसका क्या मतलब है कि MnO4 नेगेटिव आयन अब सोल्यूशन में ऐसे ही रहेगा और वो Mn2 पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट नहीं होगा, और सोल्यूशन का कलर हो गया पिंक या पर्पल। तो यहाँ पे इसने पिंक लिखा हुआ है, तो वो किसकी वजह से होगा? वो MnO4 नेगेटिव आयन की वजह से होगा, क्योंकि ये जब रिएक्ट हो जाता है जाके तो उसने सोल्यूशन कलर हो जाना है उसका कलरलेस, लेकिन जब ये जाके रिएक्ट नहीं हो रहा, बचा रह गया, तो ये अपना कलर दिखाएगा जो कि उसका कलर है पिंक।
सही है, समझ आई ये वाली बात। अगेन ऊपर वाली इंफॉर्मेशन से कंटिन्यूएशन नहीं है, जस्ट यू हैव टू यूज कॉमन सेंस इन इट। आगे हमारे पास इसमें थोड़े आसान आसान मार्क्स हैं जब टाइटेशन की रीडिंग पढ़ के निकालनी है। अब देखो इसमें इसने थोड़ा सा चेंज क्या किया है, 2017 के बाद से इसने जो है ना इस तरह के चेंजेस लेके आना शुरू किए हैं कि वो 3-3 टाइटेशन तुम्हें नहीं देता, लेकिन मार्क्स तुम्हें उतने ही दे देता है वो। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे टाइटेशन 3 दी हुई है और इसकी इनिशियल रीडिंग दी हुई है, फाइनल रीडिंग दी हुई है। तो आपने क्या करना है, इनिशियल रीडिंग लिखनी है बट टाइटेशन 3 की टेबल के अंदर, जो कि आपकी कितनी है उसको पढ़ लो, विच इज अराउंड 0.7, 1 डेसिमल पे जरूर लिखना। और फाइनल ब्यूटेड रीडिंग लिखनी है जो कि टाइटेशन 3 की 7.1 है। बाकी उसने आपको ब्यूरेट के स्नैपशॉट नहीं दिए हुए, लेकिन आपको रीडिंग्स फिल आउट करके दी हुई हैं। तो आपने वॉल्यूम यूज निकालना है, तो टाइटेशन 1 के लिए फाइनल माइनस इनिशियल करोगे, टाइटेशन 2 के लिए निकाल के दे दिया है। टाइटेशन 3 के लिए फाइनल माइनस इनिशियल करोगे तो 17.1 माइनस 0.7 इट विल गिव मी 16.4। अच्छा, टाइटेशन 4 में उसने आपको चेंज इन रीडिंग दे दी है, मतलब वॉल्यूम एडिट दे दिया है, फाइनल रीडिंग दे दी है 16.9 और इनिशियल वैल्यू नहीं दी है। तो इनिशियल वैल्यू निकाल लो, 16.7 माइनस 16.9 जो कि हमारे पास आ रही है 0.2। सही है। अच्छा, अब इसने वो हमसे कह रहा है कि टेक द बेस्ट टाइटेशन रिजल्ट। तो बेस्ट टाइटेशन रिजल्ट वो टाइटेशन रिजल्ट होते हैं जिनके वैल्यूज में 0.2 डेसिमल प्लेस का डिफरेंस या उससे कम का हो। ठीक है, अब इसने 3 टाइटेशन नहीं है बल्कि 4 टाइटेशन है, तो हमें चारों की एक साथ देखनी पड़ेगी। जैसे 17.2 जो है ना वो तो बिल्कुल ही अलग चला गया। 16.9 और 17.2 को अगर मैं देखूं तो इनके बीच में जो डिफरेंस आ रहा है मेरा, वो आ रहा है 0.3 का, तो ये दोनों तो नहीं होंगी। अब 16.9 और 16.7 को देखो तो इन दोनों में तो है ना 0.2 डेसिमल प्लेस का डिफरेंस। 16.4 16.7 0.3 का, 16.4 16.9 0.5 का। इसके अलावा हमारे पास बेस्ट टाइटेशन रिजल्ट ना और कोई बन नहीं रहा। सही है। चलें आगे। फिर आपसे कह रहा है, वही जो बात कहता है कि यूज द टेक्ट वैल्यूज टू कैलकुलेट द एवरेज वॉल्यूम ऑफ, ये डाल क्या रहे हो, ब्यूरेट से हम लोग KMnO4 डालना है, इसलिए एवरेज वॉल्यूम ऑफ KMnO4 को कह रहा है वो। एवरेज वॉल्यूम कैसे निकालोगे, जो आपके पास बेस्ट टाइटेशन रिजल्ट हैं 16.9 एंड 16.7 दोनों को ऐड करोगे डिवाइडेड बाय 2, तो ये हमारे पास आ जाएगा 16.9 16.7 डिवाइड बाय 2 16.8। ठीक है, तो अगेन देखो 3 मार्क्स तुम्हारे यहाँ से हर हाल में आने, 1 मार्क तुम्हारा यहाँ से आना है, तो 4 मार्क तो तुम्हारे ये पक्के हो गए। ऊपर बेशक तुमने चलो एसिड वाले बात गलत लिख दियो, इंडिकेटर तुम्हें ना समझ, कलर वाली चीज तुम्हें ना समझ आई हो, लेकिन ये 4 मार्क्स तो तुम लेके आने वाले हो ना। अच्छा जी, आगे देखो ये जो वॉल्यूम आया ना, ये वॉल्यूम किसका आया है, ये वॉल्यूम ये देख लेना बस, 0.004 मोल पर डेसीमीटर क्यूब KMnO4 का वॉल्यूम आया है। ठीक है, फिर वो तुमसे मोल्स निकलवा लेगा, क्योंकि देखो कंसंट्रेशन पता है, वॉल्यूम पता है, तो ज्यादा से ज्यादा क्या हरकत करेगा, बोलेगा मोल्स निकाल दो। ठीक है। अच्छा, कह रहा है सेकंड, लेकिन इसने ना बस यहाँ पे इस ईयर में थोड़ा सा चेंज ये किया कि ये जो इसने निकलवाया फर्स्ट टाइट्रेशन के लिए, इसके बाद ये कह रहा है इस टाइट्रेशन की वैल्यूज इसने आगे यूज नहीं करवाई कहीं। वो कह रहा है सेकंड स्टूडेंट डज अनदर सीरीज ऑफ टाइट्रेशन। अच्छा, अब एक दूसरा स्टूडेंट आ गया जिसने यही टाइट्रेशन करी और सेम मेथड यूज करा, और उसने KMnO4 की कंसेंट्रेशन भी ये यूज करी है 0.005 मोल पर डेसीमीटर क्यूब, और उसका जो टाइटर वॉल्यूम आया, हमने जो टाइटर वॉल्यूम निकाला 16.8 निकाला, और ये कह रहा है द एवरेज द स्टूडेंट ऑब्टेन्स एन एवरेज वॉल्यूम ऑफ 16.9। ये जो वॉल्यूम्स है ना जो ब्यूरेट की निकालते हो आप, इसको टाइटर वॉल्यूम भी कहता है अक्सर वो, इसलिए मेरे मेरे मुंह से बार बार टाइटर वॉल्यूम निकल रहा है। तो इसको यहाँ पे इसने एवरेज वॉल्यूम किया हुआ है, इसका वॉल्यूम ये आ गया। अच्छा, द इक्वेशन फॉर द रिएक्शन इज शोन, इक्वेशन तो वही है रिएक्शन की। कह रहे कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ MnO4 नेगेटिव आयन यूज्ड बाय द सेकंड स्टूडेंट। तो सेकंड स्टूडेंट ने जो MnO4 का वॉल्यूम नीचे गिराया है वो कितना है, 16.9 सेंटीमीटर क्यूब, और किस कंसंट्रेशन का KMnO4 यूज किया है, 0.005 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। तो इससे अगर मैं मोल्स निकालूंगा KMnO4 के, तो बेसिकली KMnO4 के मोल्स हो चाहे MnO4 के मोल्स हो,
वो सेम होंगे, क्योंकि इसमें से K पॉजिटिव और MnO4 नेगेटिव आयन निकलता है ना। तो अगर इसका 1 मोल है तो पोटेशियम का भी 1 मोल निकलेगा और MnO4 नेगेटिव आयन का भी 1 मोल निकलेगा। तो द मोल्स आर सेम। तो हमने यहाँ पे सिर्फ क्या करना है, नंबर ऑफ मोल्स कंसंट्रेशन इनटू वॉल्यूम। कंसंट्रेशन है 0.05, वॉल्यूम है 16.9 डिवाइडेड बाय 1000। सही। तो ये हमारे पास आ गया। वॉल्यूम कहाँ गिवन है इसका, 16.9 सेंटीमीटर क्यूब लिया हुआ है इसने, ठीक है। ये हमारे पास आ रहा है 0.005 इंटू 16.9 डिवाइडेड बाय 1000। तो इट would be equals to 8.45 एक्सपोनेंट -5। मैं 1000 इसलिए डिवाइड किया है सेंटीमीटर क्यूब से डेसीमीटर क्यूब में जाने के लिए, क्योंकि कंसंट्रेशन देखो वो दी हुई होती है हमेशा मोल पर डेसीमीटर क्यूब में, और वॉल्यूम दिया हुआ है सेंटीमीटर क्यूब में। तो सेंटीमीटर क्यूब को डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए हम डिवाइड बाय 1000 करते हैं, ठीक है। अच्छा, इस वैल्यू को अगर तुम डेसिमल में लिखोगे ना, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में नहीं लिखोगे, तो वो उसमें बहुत सारे जीरोस आ जाएंगे, 4 जीरोस आ जाएंगे। तो इट्स बेस्ट कि आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दो उसको। नहीं अगर समझ आए स्टैंडर्ड फॉर्म, तो फिर जो है वो इस तरह से 4 डेसिमल प्लेस लिख देना, कोई मसला नहीं है। आंसर तो मार्क्स तुम्हें तब भी मिलेंगे, क्योंकि उसको आंसर से मतलब है, चाहे जिस फॉर्म में भी लिखो। अच्छा, आगे कह रहा है कैलकुलेट द मोल्स ऑफ आयरन 2 पॉजिटिव आयन प्रेजेंट इन 25 सेंटीमीटर क्यूब सैंपल ऑफ द सॉल्यूशन। देखो वो जो टाइट्रेशन कर रहा है, तो ऊपर उसने KMnO4 लिया हुआ है ब्यूरेट में, नीचे जो है उसने Fe2 पॉजिटिव आयन का सॉल्यूशन लिया हुआ था ना 25 सेंटीमीटर क्यूब का कॉनिकल फ्लास्क में। तो अब मैं इक्वेशन को देखूं, जो मेरी स्टोइचियोमेट्री है वो क्या कह रही है कि 1 मोल ऑफ MnO4 नेगेटिव आयन से 5 मोल ऑफ Fe2 पॉजिटिव आयन रिएक्ट कर रहा है। तो अगर MnO4 का 8.45 एक्सपोनेंट -5 मोल रिएक्ट हुआ है, तो आयरन 2 पॉजिटिव आयन आखिर कितना था नीचे। तो इसको जो आंसर आया मल्टीप्लाई बाय 5 कर दोगे, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा, इट इज 4.2225 एक्सपोनेंट -4। अब इसको डेसिमल में लिखना चाहो डेसिमल में लिख दो, कोई मसला नहीं है, लेकिन वो फिर लिखना पड़ेगा तुम्हें 0.000422 मोल्स। ज्यादा लग गया, 0.000123 सही तो है उसका। 1 2 3 आएंगे ना, पीछे करो ना इसको, 1 2 3 4, तो 3 जीरोस आ जाएंगे। अच्छा, दो टू जो है 2 दफा लग गया है, हाँ वो काट दो। दिस इज 4.225। सही है, यहाँ तक समझ आई बात। किसी को अभी प्रॉब्लम है तो पूछो। अब ये जो आयरन था ये 25 सेंटीमीटर क्यूब में था, देखो 25 सेंटीमीटर क्यूब में, और ये हमने निकाला किसमें से था, वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में निकाला था। उसमें आयरन का सोल्यूशन 250 सेंटीमीटर क्यूब था। अगर ये चीज रिकॉल करो, तो ये 250 सेंटीमीटर क्यूब में से मैंने 25 सेंटीमीटर क्यूब निकाला था। तो ये जो मोल्स मेरे आए ना, ये 25 में आए, तो कभी भी वो 250 के भी पूछ सकता है। वॉल्यूम का इसमें कुछ नहीं करना, अरे वॉल्यूम जो इसने सिर्फ दिया हुआ है तुम्हें ये बताने के लिए कि जो कॉनिकल फ्लास्क में तुमने जो आयरन लिया था ना 25 सेंटीमीटर क्यूब का, ये वो उसकी बात कर रहा है। तो वॉल्यूम इस क्वेश्चन में कहीं पे यूज नहीं होगा। अच्छा, देखो पार्ट 2 में लाइबा क्या हुआ है, आपने ये पता लगा लिया कि जो KMnO4 आप ब्यूरेट से नीचे गिरा रहे हो वो रिएक्ट हो रहा था, उसके कितने मोल्स रिएक्ट हुए हैं, वो आपने निकाले 8.45 एक्सपोनेंट -5। लेकिन वो रिएक्ट किससे हुए हैं, नीचे जो आयरन पड़ा हुआ है। तो जो इसकी स्टोइचियोमेट्री है वो ये कहती है कि 1 मोल ऑफ KMnO4 से 1 मोल ऑफ MnO4 से 5 मोल ऑफ Fe2 पॉजिटिव आयन रिएक्ट होता है। तो जब इसके 1 से
5 रिएक्ट होता है, तो अगर 8.45 एक्सपोनेंट -5 मोल ऑफ MnO4 नेगेटिव आयन रिएक्ट हुआ है, तो उसमें आयरन के कितने मोल्स होंगे? तो तुम उसको मल्टीप्लाई करो और अपना आयरन 2 पॉजिटिव आयंस के मोल निकाल लो। समझ आई बात? देखो ये 1 मार्क का है, इसमें वर्किंग अगर शो नहीं करोगे तो वो तुम्हें तुमसे नहीं मांगेगा वर्किंग, तुम्हारा सिर्फ आंसर देखेगा। 2 मार्क्स का होता है तो फिर वो वर्किंग मांगता है। सही है लाइबा? अच्छा, आगे वो कह रहा है कैलकुलेट द टोटल मास ऑफ Fe2 पॉजिटिव आयन इन द 5 टैबलेट्स। तो ये Fe2 पॉजिटिव आयन के आपने क्या निकाले? मोल्स निकालें, ठीक है। अच्छा, अब ये जो आपने Fe2 पॉजिटिव आयन के मोल्स निकाले हैं, ये 25 सेंटीमीटर क्यूब में है ना। देखो आपने Fe2 पॉजिटिव आयन जो आयरन की टैबलेट्स थी वो क्रश करने के बाद वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में डाला था उनको, और उसमें 250 सेंटीमीटर क्यूब का पानी डाल दिया था। मतलब वो जो तुम्हारे पास 5 टैबलेट्स थी ना, वो 5 की 5 टैबलेट तुमने इसमें डाली थी और उनको डिसॉल्व कर दिया था। फिर उसमें से 25 सेंटीमीटर क्यूब आपने सोल्यूशन निकाला था जिसमें आयरन 2 पॉजिटिव आयन, तो उसमें 5 की 5 टैबलेट तो सारी नहीं आ जाएंगी ना। कहने का मतलब ये है, ठीक है। तो लेकिन वो ये पूछ रहा है कैलकुलेट द टोटल मास ऑफ Fe2 पॉजिटिव आयंस इन द 5 टैबलेट्स। अब आपने ये जो पार्ट 2 में मोल्स निकाले Fe2 पॉजिटिव आयन के, वो तो इसमें 25 सेंटीमीटर क्यूब जो कॉनिकल फ्लास्क में है जिसकी टाइट्रेशन कर रहे हो उसके निकाले ना। सारे 5 टैबलेट्स के आयरन के मोल्स तो नहीं निकाले आपने। ये जो आपने मोल्स निकाले हैं वो बेसिकली आपके पास सिर्फ कुछ 5 टैबलेट में से कुछ पार्ट आपने लिया है, वो निकाला है आपने, जो कि आपके पास 4.225 एक्सपोनेंट -4 आया है। तो अगर आपको 25 सेंटीमीटर क्यूब में इतना पता है, तो 250 में 250 में कितना होगा वो आप निकाल सकते हो रेशियो मेथड से। सही है। और जब आप वो निकाल लोगे तो फिर आप इसका मास भी निकाल लोगे। अच्छा जी, ये बात समझ आई कि मतलब तुम लोग मास निकालने के लिए ना डायरेक्टली ये गलती नहीं करना, नंबर ऑफ मोल्स मास ओवर एटॉमिक मास। आयरन का एटॉमिक मास दिया हुआ है, नंबर ऑफ मोल डायरेक्टली ये वाले नहीं लिख देना जो अपन निकाले, क्योंकि ये सिर्फ 25 सेंटीमीटर क्यूब के लिए था। वो ही कह रहे हैं कि तुमने 5 की 5 आयरन की जो टैबलेट्स हैं उनका मास बताओ। तो 5 की 5 आयरन की टैबलेट्स का मास कैसे बताओगे? चलो एक काम करो, छोड़ो इसको, इस तरह से समझो कि तुम्हारे पास अगर तुम इसका नंबर ऑफ मोल्स लोगे जो ऊपर निकाला है 4.225 एक्सपोनेंट -4 मास ओवर एटॉमिक मास, आयरन का एटॉमिक मास, इसको अगर आप मल्टीप्लाई कर दो 20 आयरन का एटॉमिक मास है जो कि 56 है, तो ये जो मास आएगा ना आपके पास, ये वैल्यू आ रही है 0.02366 ग्राम्स। तो ये आयरन कितने वॉल्यूम में आ रहा है? ये जो 25 सेंटीमीटर क्यूब में आयरन था ये उसका मास आ रहा है ना। क्या है, 5 की 5 टैबलेट्स इसी में आ गई है? नहीं, 5 की 5 टैबलेट तो 250 सेंटीमीटर क्यूब सोल्यूशन में थी, उसमें से आपने सिर्फ 25 सेंटीमीटर क्यूब निकाला था। तो बेसिकली ये जो मास आपके पास आ रहा है ना 25 सेंटीमीटर क्यूब में आ रहा है, मतलब 25 सेंटीमीटर क्यूब में 0.02366 ग्राम्स आ रहा है, जो कि कम्प्लीटली 5 टैबलेट्स नहीं है। कम्प्लीटली 5 टैबलेट 250 सेंटीमीटर क्यूब में, तो 250 सेंटीमीटर क्यूब में कितना होना चाहिए मास, वो आपका 5 टैबलेट्स का होगा। अब आई समझ बात उसवा? तो ये आपके पास आ जाएगा 0.2366 ग्राम्स। और उमेर तुम्हें नहीं आई? और कितने लोगों को नहीं समझ आई? कोई माइक खोल के जरा अपना डाउट पूछो इसमें। सर जी, सर ये 8.45 से क्यों मल्टीप्लाई करते हो ऊपर वाले पार्ट में? 8.45, उससे ऊपर वाला पार्ट देखो कि MnO4 के मोल्स कितने आए थे। देखो जो आपने टाइट्रेशन की ना, एक बार चलो मैं ना इसको कोशिश करता हूँ। ये देखो, ये वो क्वेश्चन है कि अगर हमें पूरा नहीं भी समझ आता ना, तो हमें तरीका इसका ये पता होता है कि मेरे पास ना कुछ आयरन की टैबलेट्स थी, उसने उसको क्रश करके
250 सेंटीमीटर क्यूब के पानी में डिसॉल्व कर लिया। उसमें से उसने 25 सेंटीमीटर क्यूब जो है वो निकाला, ये 25 सेंटीमीटर क्यूब है, और उसकी टाइट्रेशन करी KMnO4 से। अब KMnO4 के जो मोल्स लगे हैं ना, ये जो 25 सेंटीमीटर क्यूब कॉनिकल फ्लास्क में टाइट्रेट कराने के लिए, वो मोल्स लगे हैं 8.45 एक्सपोनेंट -4 मोल। दिस इज 8.45 एक्सपोनेंट -4 मोल। सही है? अच्छा जी, सही है, समझ आ गया। अब ये जो मोल नीचे रिएक्ट हो रहे हैं, ये आयरन 2 पॉजिटिव आयन से रिएक्ट हो रहा है। तो उसने मुझे इक्वेशन में बोला हुआ है कि 1 मोल MnO4 नेगेटिव आयन का Fe2 पॉजिटिव आयन के 5 मोल के साथ रिएक्ट होता है। सही है? मतलब ये जो रेशियो है वो 1 मोल ऑफ MnO4 नेगेटिव रिएक्ट करता है 5 मोल ऑफ Fe2 पॉजिटिव आयन के साथ। तो 8.45 एक्सपोनेंट -4 कितने के साथ रिएक्ट करेगा? तो ये जो हमने आंसर निकाला सेकंड पार्ट में, ये हमारे पास आया 4.225 एक्सपोनेंट -4 मोल। सही है? अच्छा, ये वाला ऊपर वाला जो आया था ना, वो एक्सपोनेंट -5 आया था। ये जो मोल्स है ना, ये बेसिकली किसके मोल्स हैं? Fe2 पॉजिटिव आयन के, जो इस कंटेनर के फ्लास्क के कॉनिकल फ्लास्क में है। अगर आयरन का तुमसे मास पूछता है कि इस कॉनिकल फ्लास्क में आयरन का मास कितना है, तो वो कितना निकालोगे? नंबर ऑफ मोल्स मास ओवर एटॉमिक मास। नंबर ऑफ मोल्स आपने निकाले 4.225 एक्सपोनेंट -4, मास आपने निकालना है, एटॉमिक मास आयरन का होता है 56। तो ये जो मास हमारे पास आएगा, ये आएगा 0.0237 ग्राम्स। तो ये जो आयरन का मास है ना, बेसिकली ये आयरन का मास इस कॉनिकल फ्लास्क के अंदर है। और वो जो 5 टैबलेट तुमने क्रश करके डाली थी ना, वो सारी इसमें डाली। इसमें से कुछ पार्ट, लेट्स सो 2 चम्मच तुमने निकाले, कॉनिकल फ्लास्क के अंदर डाला, तो 5 की 5 टैबलेट का मास तो नहीं हुआ ना ये। तो जो चीज तुमने डाली है उसका मास हुआ, मतलब जितना आयरन इसमें आया है 0.02376 ग्राम उसका मास है। ये किस वॉल्यूम में? 25 सेंटीमीटर क्यूब में। तो मैं ये कह सकता हूँ ना कि 25 सेंटीमीटर क्यूब का जो उसके अंदर जो आयरन का मास आया है वो 0.02376 ग्राम आया है। तो 250 सेंटीमीटर क्यूब जिसमें से वो निकाला था तुमने, उसमें कितना होगा आयरन? तो वो मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऐसे निकाला, तो वो बन जाएगा 0.02376 250 डिवाइडेड बाय 25। तो इसको सॉल्व करोगे तो 250 25 25 10 250, तो 0.2376 ग्राम आयरन जो है वो तुम्हें इसमें मिला है, जो 5 टैबलेट से क्रश होके आया होगा। सही है बसीर? अब आया कुछ? हफ्सा, बसीर? जी सर, आ गया, थैंक यू। अच्छा देखो, अरे देखो, अब अगर तुम्हें ना ये हमेशा स्टोइचियोमेट्री फॉलो करनी है। देखो 4 मार्क्स तो तुम यहाँ से उठाए तुमने सिर्फ रीडिंग्स लिख के, उसके बाद तुमने मोल्स निकाल ले, 25 सेंटीमीटर क्यूब में तुमसे मोल्स निकलवाए, फिर स्टोइचियोमेट्री लगवाई 1:5 का, तो ये मार्क्स जो है ना वैसे उठ जाने चाहिए। फिर वो तुमसे कह रहे थे टोटल मास ऑफ द 5 टैबलेट इज 1.83 ग्राम। अब देखो, हमने आयरन की टैबलेट में जो 5 आयरन की टैबलेट में जो मास निकाला है ना, वो सिर्फ आयरन का निकाला है। ये जो हमने मास निकाला है वो किसका है? सिर्फ आयरन कितना होगा, वो जो कि हमारा 0.237 ग्राम्स आ रहा है। ठीक है, ये आयरन का मास है। पूरी टैबलेट का मास क्या है? टैबलेट में सिर्फ आयरन थोड़ी होगा, और कुछ भी होगा। पूरी टैबलेट का मास उसने दिया हुआ है 1.83 ग्राम। तुमसे कह रहा है परसेंटेज बाय मास ऑफ आयरन निकालो। ओह, सबसे आसान क्वेश्चन तो यही है। आयरन जो है इसमें टैबलेट में 0.237 है, और टोटल मास ऑफ टैबलेट है 1.83। तो इसकी परसेंटेज निकाल लो, जो कि हमारे पास आ जाएगी 12.9%। गॉट इट? 14 मार्क्स का क्वेश्चन था ये। चलें आगे बढ़े। अच्छा जी, टेस्ट फॉर कैटाइंस और एनाइंस का ये जो क्वेश्चन है, ये हमेशा से एक टेबल आता रहा है लंबा चौड़ा।
इस बार इसने इस टेबल को शॉर्ट करा और उसके बाद थोड़ी सी तुम्हें ना एक सॉल्ट प्रिपरेशन का तुम्हें क्वेश्चन डाल दिया उसने। तो ये क्वेश्चन 2 क्या कह रहा है, अ सॉल्यूशन कंटेन्स 1 कैटायन एंड 2 डिफरेंट एनाइंस। The table shows the test student does on this solution. Complete the table. Name any gas form. तो देखो जब द सॉल्यूशन कंटेन्स Fe2 पॉजिटिव आयंस, तो Fe2 पॉजिटिव आयन कब आया, जब उसने सोडियम हाइड्रोक्साइड डाला है। तो अगर तुम्हें पता है कि हमारे पास एक टेबल है टेस्ट फॉर कैटाइंस और एनाइंस का, वो हमें हर हाल में याद रखना है, वो याद करे बगैर ये वाले क्वेश्चन नहीं हो सकते हैं। तो एसिड एंड बेसिस के हैंडआउट में जो हमने टेस्ट फॉर कैटाइंस और हैंडआउट एनाइंस का ये जो टेबल याद किया है, अब देखो वो Fe2 पॉजिटिव आयन कह रहा है, क्या डालने पे, सोडियम हाइड्रोक्साइड डालने पे। तो तुम देखो कि सोडियम हाइड्रोक्साइड डालने पे Fe2 पॉजिटिव आयन हमें क्या ऑब्जर्वेशन देता है। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड डाला Fe2 पॉजिटिव आयन में, तो हमें ऑब्जर्वेशन में क्या मिलता है, ग्रीन पीपीटी, जो कि इनसॉल्युबल इन एक्सेस होता है। ये आपको याद होना चाहिए, अगर आपको याद होगा तो आपने स्ट्रेट फॉरवर्ड बस ये चीज लिख के आ जानी है। अच्छा अरीब, तुम जो क्वेश्चन पूछ रहे हो ना कि व्हाट लिक्विड शुड बी यूज्ड टू वॉश द पिपेट बिफोर यूजिंग इट, तो डिपेंड करता है क्वेश्चन क्या चल रहा है हमारा। अगर फॉर एग्जांपल क्वेश्चन में तुम एसिड से टाइट्रेशन करवा रहे हो, तो उसको देखो फिर एसिड से ही वॉश करना, उसको वाटर से वॉश नहीं करना। अगर क्योंकि उसको वाटर से वॉश कर दोगे और एसिड डालोगे, तो तुम एक नॉन कंसेंट्रेशन का एसिड डाल दो, और अगर कोई पानी वॉशिंग करने के बाद कुछ पानी वॉल्स के साथ लगा रह गया है, तो जो तुम एसिड भरोगे वो डाइल्यूट हो जाएगा पानी की वजह से। सही है, बताया तो रीजन, डाइल्यूट हो जाएगा ना वो, अगर आप तुमने पानी से वॉश कर दिया उसको। देखो तुम्हारे पास अगर लेट से तुम टाइट्रेशन कर रहे हो, और आपके पास फ्लास्क, ब्यूरिट में आपने डाला हुआ है लेट से कोई एल्कली सोडियम हाइड्रोक्साइड, फ्लास्क में आपके पास है एसिड। ठीक है, आपने 25 सेंटीमीटर क्यूब जो है वो एसिड इसमें से ट्रांसफर करना है। एसिड अपनी एक नॉन कंसेंट्रेशन का, लेट से मैं कह रहा हूँ 0.1 मोल पर डेसीमीटर क्यूब का एसिड है, जो आपने 25 सेंटीमीटर क्यूब डालना है। तो जिस पिपेट से आप डाल रहे हो, अगर उस पिपेट को आपने वॉश कर लिया पानी से और उसको ड्राई नहीं करा प्रॉपर, तो उसके अंदर कुछ पानी लगा रह जाएगा। और उस पिपेट में जब आप एसिड भरोगे 25 सेंटीमीटर क्यूब का, तो उसमें पानी ऐड हुआ हुआ होगा, तो वो एसिड जो है वो डाइल्यूट हो जाएगा और उसकी कंसेंट्रेशन जो है वो फिर कम हो जाएगी। और हम यहाँ पे यही कंसेंट्रेशन यूज करके स्टोइचियोमेट्री यूज कर रहे होंगे, लेकिन असल में कंसेंट्रेशन कम हो चुकी भी थी क्योंकि उसमें थोड़ा सा पानी मिक्स हो गया था। ठीक है, होप द आंसर इज क्लियर। अच्छा, हम लोगों ने आयरन 2 पॉजिटिव आयन की ऑब्जर्वेशन क्या देखी, हाँ बिल्कुल एसिड से ही वॉश करोगे ना। अगर पानी से वॉश करा भी है, तो उसके बाद उसको पहले एसिड से वॉश करोगे, उसको रिंस करोगे, फिर दोबारा एसिड डाल के टाइट्रेशन, उसको दोबारा एसिड डाल के कॉनिकल फ्लास्क में डालोगे। अच्छा चलो इस क्वेश्चन पे वापस आ जाओ। वो कह रहा है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड डाला है और Fe2 पॉजिटिव आयन कंक्लूड कर रहा है, तो ऑब्जर्वेशन क्या आई होगी, तो Fe2 पॉजिटिव आयन की ऑब्जर्वेशन आती है ग्रीन पीपीटी और इनसॉल्युबल इन एक्सेस, मतलब एक्सेस सोडियम हाइड्रोक्साइड डालने पे वो डिसॉल्व नहीं हुआ, इनसॉल्युबल इन एक्सेस, सिंपल ये लिखना है तुमने। फिर कह रहा है टू द टू अ पोर्शन ऑफ द सॉल्यूशन इन अ टेस्ट ट्यूब बट डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड until no further change is seen, keep the solution। अच्छा, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड डालने पर कह रहा है गैस इज इवॉल्व दैट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। अब लाइम वाटर मिल्की तो एक ही गैस है जो कि लाइम वाटर मिल्की करती है, तो कंक्लूजन में तुम क्या लिखोगे, कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज इवॉल्व। ठीक है, खत्म बात। और कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो आपकी आ रही होगी, देखो ये 2 मार्क्स का है, मतलब ये कोई 2 चीजें आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस किस वजह से आएगी, अगर आपने एसिड डाले ना, तो एसिड किस चीज से रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस करता है, मेटल कार्बोनेट्स के साथ। अब मेटल कार्बोनेट कोई भी हो सकता है, जैसे यहाँ पे आयरन है तो आयरन कार्बोनेट हो सकती है कोई FeCO3। तो एनाइन कौन सा है, एनाइन होगा कार्बोनेट आयनाइन। ठीक है, अच्छा फिर आगे कह रहे हैं ऐड एक्वस बेरियम नाइट्रेट। बेरियम नाइट्रेट जब हम डालते हैं तो वो बेसिकली हम लोग टेस्ट कर रहे होते हैं
सल्फेट्स के लिए, ठीक है। तो बेरियम नाइट्रेट जब भी आप डालोगे तो याद रखना आप बेसिकली टेस्ट कर रहे हो तो सल्फेट आयन के लिए एसिफाइड एल्यूनाइट्रिक एसिड ऑलरेडी डाला हुआ है, देन ऐड एक्वस बेरियम नाइट्रेट। और अगर एक्वस बेरियम नाइट्रेट पे व्हाइट पीपीटी आयन सॉल्युबल इन एक्सिस एल्यूनाइट्रिक एसिड, इट मींस सल्फेट आयन इज प्रेजेंट। अगेन ये याद होना चाहिए, वो कह रहा है कि व्हाइट पीपीटी आ रहा है, व्हाइट पीपीटी आ रहा है तो उसका क्या मतलब है कि सल्फेट आयंस आर प्रेजेंट, SO4 2 नेगेटिव आयंस आर प्रेजेंट। ठीक है जी, चलें आगे बढ़े। तो ये बड़ा आसान सा क्वेश्चन, 2 3 4 मार्क्स तुम्हें दे गया यहाँ पे। इसके बाद ये भी आसान सा क्वेश्चन है, 6 मार्क्स का है, लेकिन तुम्हें 6 अगर गलत भी करते हो तो 6 में से 4 तुम लोग इंशाल्लाह ले आओगे इसमें। एक बार इसकी प्रैक्टिस कर लो। सॉल्ट प्रिपरेशन की कह रहे हैं, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट इज अ वाटर सॉल्युबल कंपाउंड। ओके जी। डिस्क्राइब अ सीरीज ऑफ टेस्ट एंड द ऑब्जर्वेशंस टू आइडेंटिफाई द कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट आयंस इन अ सैंपल। देखो कह रहा है कि ये जो टेस्ट तुमने परफॉर्म करना है तो कैसे कैसे टेस्ट परफॉर्म करोगे। इसमें आयन कौन कौन सा है, कैटाइन है, कैल्शियम आयन, अमोनियम आयन है। अमोनियम आयन का भी टेस्ट पढ़ते हो तुम, कैल्शियम आयन का भी टेस्ट पढ़ते हो, और एनाइन है, नाइट्रेट एनाइन, नाइट्रेट एनाइन का भी टेस्ट पढ़ते हो तुम। ठीक है। अच्छा, तुमने करना क्या है, इन सबको अलग अलग टेस्ट करना है। तो सबको अलग अलग टेस्ट करने के लिए तुम सबसे पहले क्या करोगे, ये जो तुम्हारे पास अमोनियम नाइट्रेट है ना सॉल्ट, ये वाटर सॉल्युबल है। तो सबसे पहले जैसे वो क्वेश्चन बनता है ना, तो सबसे पहले क्या कहता है, सबसे पहले वो क्या करते हैं कि अरे देखो नाइट्रिक एसिड इसलिए हम लोग डालते हैं हमेशा हर एनाइन के टेस्ट से पहले कि कार्बोनेट एनाइन अगर प्रेजेंट है तो वो निकल जाए। अगर सबसे पहले कार्बोनेट का टेस्ट हो जाता है इससे कि कार्बोनेट आयन है तो गैस आएगी, क्योंकि और किसी के साथ गैस नहीं आती है। अच्छा ये रहा, ये क्वेश्चन सुनो, इसमें क्या है, अनिया टॉपिकल आपके पास अगर नहीं है तो मैं आपको भेज दूंगा है ना ये टॉपिकल, तो उसमें आप देखना 3 4 5 क्वेश्चन है सॉल्ट प्रिपरेशन के। अच्छा दिस इज नॉट फॉर, बेसिकली दिस क्वेश्चन इज नॉट फॉर सॉल्ट प्रिपरेशन। ये क्वेश्चन तुम्हारा टेस्ट फॉर कैटाइंस और एनाइंस का भी है। जैसे वो क्वेश्चन बनाते हैं ना, लास्ट ईयर में जैसे वो क्वेश्चन बनाता था, उसने तुम्हें एक तरह से क्वेश्चन डेवलप करने के लिए दे दिया है। अब देखो करेंगे क्या, बड़ा स्मूथ आंसर होगा इसका, कि आपने क्या करना है, ये जो ये एक बार सीख लो मेरे साथ, ये वैसे ही आना है, तो इसकी टेंशन नहीं है। इसमें ये कह रहा है कि आपके पास जो भी सैंपल है ना, फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करोगे, डिसॉल्व द सैंपल ऑफ कैल्शियम, ये जो भी नाम लिखा हुआ है ना इसका लिख दो ऐसे ही, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट इनटू डिस्टिल वाटर। अब देखो डिस्टिल वाटर में क्यों डिसॉल्व करना है, क्योंकि अगर तुम नॉर्मल टैप वाटर में डिसॉल्व करोगे तो उसमें तो ऑलरेडी कैटाइंस और एनाइंस होते हैं। तुम्हें तो टेस्ट करना था कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, और उसमें पता नहीं क्या क्या आ जाएगा, तो हमेशा डिस्टिल वाटर में डिसॉल्व करेंगे। फिर हम क्या करेंगे, डिवाइड द सॉल्यूशन। डिवाइड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम अब इसकी टेस्टिंग जो है 3 से 4 बार करेंगे, कैल्शियम आयन के लिए, अमोनियम आयन के लिए, नाइट्रेट आयन के लिए। तो डिवाइड करने के बाद 3 पोर्शन तो हम बनाएंगे। पहले पोर्शन में पहले कैल्शियम आयन टेस्ट कर लेते हैं। अच्छा कैल्शियम आयन का टेस्ट क्या है, वो टेस्ट आपने लिखना है बस। अगर आपको याद हो, कैल्शियम आयन का टेस्ट हम लोग किस किस तरीके से करते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड से और एक्वस अमोनिया से हम लोग नहीं करते, क्योंकि वो कोई भी पीपीटी देता ही नहीं है। तो हम सोडियम हाइड्रोक्साइड को जब डालते हैं तो वाइट पीपीटी इनसॉल्युबल इन एक्सेस, ये एज इट इज उठा के तुमने लिख देना है कि टू द फर्स्ट पोर्शन ऐड सम सोडियम हाइड्रोक्साइड, if a white ppt are seen which are insoluble in excess, it means calcium ion is present। ठीक है। तो ये टेस्ट आपने एज इट इज लिख देना है। divide the solution into portions, to the first portion test for Ca2 positive ion, add
एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड। अच्छा, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड डालोगे तो वाइट पीपीटी अपेयर्स। ऑब्जर्वेशन भी लिख दो कि क्या होगी, कैल्शियम आयन है, ये कह रहा है कि है। अब ये कह रहा है तो वही ऑब्जर्वेशन लिखोगे कि होने वाली ऑब्जर्वेशन क्या, वाइट पीपीटी फॉर्म्स which is insoluble in excess। तो ये आपने कैल्शियम 2 पॉजिटिव आयन के लिए लिख दी है सारी बात। कंपाउंड उस वक्त इंसॉल्युबल होगा तो आप टेस्ट कर ही नहीं सकते हो, ठीक है। उसने इसने जब भी स्पेसिफिकली लिखा है वाटर सॉल्युबल कंपाउंड है, इनसॉल्युबल होगा तो आप टेस्ट फॉर कैटायंस और एनायंस लगा ही नहीं सकते उस पर कोई भी किसी भी किस्म का। अच्छा जी, दूसरा हमारे पास है अमोनिया माइन। अमोनिया माइन को टेस्ट करने के लिए आप क्या लिख दो, ये लिख दो, टू द सेकंड पोर्शन टेस्ट फॉर अमोनिया माइन। और अमोनिया माइन का टेस्ट अगेन याद होना चाहिए, अमोनिया माइन का टेस्ट क्या होता है कि आप एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड डालोगे, सोल्यूशन को हीट करोगे, और अगर अमोनिया प्रोड्यूस्ड होती है ऑन वार्मिंग इट मींस अमोनिया माइन इज प्रेजेंट। और अमोनिया प्रोड्यूस्ड होने कैसे कंफर्म करते हैं हम, अमोनिया का टेस्ट करते हैं तो वो भी लिखना पड़ेगा, विच टर्न्स डैम रेड लिटमस पेपर ब्लू। तो अमोनिया माइन की टेस्टिंग कैसे करोगे, ऐड एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, a gas produced that turns damp red litmus paper blue. So this confirms that ammonium ion is present. So to the second portion, test for ammonium ion, और इसमें क्या लिखोगे, add aqueous sodium hydroxide and warm the solution। जब इसको वार्म करोगे तो a gas produces which turns damp red लिटमस ब्लू। मतलब आपको इसमें पता है कि आयन क्या है, आपने उस आयन का टेस्ट और उसकी जो ऑब्जर्वेशन है वो लिख देनी, समझ रहे हो। तो 2 मार्क्स इस पहले टेस्ट के, 2 मार्क्स दूसरे टेस्ट के, 2 मार्क्स तुम्हारे तीसरे टेस्ट के आ जाएंगे नाइट्रेट के। फिर थर्ड वाले में तुम क्या लिखोगे, टू द थर्ड क्वेश्चन टेस्ट फॉर नाइट्रेट आयन। और नाइट्रेट आयन का टेस्ट हमारे पास क्या है कि नाइट्रेट आयन के टेस्ट में हम सोडियम हाइड्रोक्साइड डालते हैं, ठीक है, और एल्यूमिनियम फॉइल डालते हैं, ठीक है, और उसमें भी अमोनिया गैस निकलती है। अब देखो इसने ना क्वेश्चन में ना एक स्टेटमेंट दी हुई है, जो कि स्टेटमेंट यूजुअली बच्चा मिस आउट कर जाता है, जिसकी वजह से इस पेपर में 1 मार्क वो लूज करेगा। वो क्या है, योर डिस्क्रिप्शन विल नीड टू एक्सप्लेन हाउ टू प्रिवेंट अमोनिया माइंस इंटरफेयरिंग विद द टेस्ट फॉर नाइट्रेट आयन। तो देखो अगर मैं नाइट्रेट आयन का टेस्ट लिखूं ना, तो नाइट्रेट आयन का टेस्ट भी वैसा ही है जैसे अमोनिया आयन का है। दोनों में तुम सोडियम हाइड्रोक्साइड डालते हो, मतलब अगर नाइट्रेट आयन का तुम्हें टेस्ट दिखाऊं ना, तो तुम लोगों ने क्या याद किया है कि सबसे पहले तो ऐड सोडियम हाइड्रोक्साइड, देन ऐड एल्यूमिनियम फॉइल एंड वार्म अमोनिया प्रोड्यूस्ड। तो बस इसमें फर्क क्या है कि इसमें एल्यूमिनियम फॉइल डालते हो। अब लेट से अगर ये तो तुम्हें पता है ना कि इसमें अमोनियम और नाइट्रेट प्रेजेंट है, लेकिन अगर तुम्हें कोई अननोन कंपाउंड हो जिसमें ना पता हो कि उसमें अमोनियम है या नाइट्रेट है, तो अगर आप नाइट्रेट आयन के टेस्ट के लिए कहो कि मैंने क्या करा, नाइट्रेट आयन के टेस्ट के लिए मैंने ऐड एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड करा एंड ऐड एल्यूमिनियम फॉइल एंड वार्म,
अगर आपने सिर्फ ये लिख दिया ना और आपने वार्म किया तो अमोनिया गैस यहाँ भी प्रोड्यूस्ड होगी और ये रेड लिटमस पेपर को ब्लू कर देगी। लेकिन आप ये श्योरिटी से कैसे कह सकते हो कि ये जो अमोनिया गैस प्रोड्यूस्ड हुई है ये नाइट्रेट आयन की वजह से ही प्रोड्यूस्ड हुई है? क्या पता ये अमोनियम आयन की वजह से प्रोड्यूस्ड हो। आप कहोगे कि भाई इसमें तो मैंने एल्यूमिनियम फॉइल डाला है इसलिए नाइट्रेट आयन है। अगर एल्यूमिनियम फॉइल डाला है और लेट से उसमें नाइट्रेट आयन है ही नहीं, तुम समझ रहे हो कि है, तुमने क्या करा, तुमने सोडियम हाइड्रोक्साइड डाला और एल्यूमिनियम फॉइल डाला, हीट करा। एल्यूमिनियम फॉइल तो अपनी जगह पे ही था, लेकिन सोडियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम आयन ये रिएक्ट होकर अमोनिया गैस बना ली। तुम समझ रहे हो कि मैंने एल्यूमिनियम फॉइल डाला था और नाइट्रेट आयन की वजह से अमोनिया गैस निकली, तो बेसिकली अमोनियम आयन की वजह से निकल रही होगी। तो मतलब यू कैन नॉट से फॉर श्योर कि जो अमोनिया गैस निकल रही है ये हमारी स्पेसिफिकली सोडियम हाइड्रोक्साइड और नाइट्रेट और एल्यूमिनियम फॉइल की वजह से निकल रही है। हम नहीं कह सकते, हमें कंफर्म ही नहीं है। क्या पता है ये सिर्फ अमोनियम आयन और सोडियम हाइड्रोक्साइड की वजह से निकल रही है और नाइट्रेट हुई ना, और एल्यूमिनियम फॉइल डाल दिया है तो मुझे लग रहा है कि नाइट्रेट की वजह से निकल रही है। ठीक है, तो इसको हम डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे? हम लोग जो है पहले सोडियम हाइड्रोक्साइड डालेंगे और वार्म करेंगे, और जब तक डालते रहेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड तब तक के सारी की सारी अमोनिया गैस आना बंद ना हो जाए। क्योंकि अगर अमोनियम आयन है ना तो मैं पहले क्या करूंगा, मैं एल्यूमिनियम फॉइल नहीं डाल रहा, मैं सिर्फ सोडियम हाइड्रोक्साइड डाल रहा हूँ और इसको हीट कर रहा हूँ, तो अमोनिया गैस प्रोड्यूस्ड होगी, अमोनिया गैस प्रोड्यूस्ड। ठीक है, और वो किसकी वजह से प्रोड्यूस्ड होगी? सिर्फ अमोनियम आयन की वजह से प्रोड्यूस होगी, क्योंकि मैंने एल्यूमिनियम फॉइल तो डाला नहीं है। और जब गैस प्रोड्यूस हो के खत्म हो जाए ना प्रोड्यूस होना, तो तुम समझ जाना कि सारा का सारा अमोनियम आयन रिएक्ट होके खत्म हो गया है। ठीक है, तुम ये लिखोगे ऐड एक्वा सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हीट अमोनिया गैस प्रोड्यूस, कंटिन्यू until no gas is produced. This ensures के all, ये ब्रैकेट में लिख रहा हूँ, तुम लोग एग्जाम में बेशक ना लिखो लेकिन तुम्हारे याद रहे, ताकि this ensures के all अमोनियम आयन is finished, खत्म हो गया रिएक्टर। अब अगर है नाइट्रेट तो सिर्फ नाइट्रेट है, फिर अब आप क्या करोगे, नाउ ऐड एल्यूमिनियम फॉइल। अब अगर मजीद अमोनिया निकलते हैं ना हीट करने पे, तो अमोनियम आयन तो खत्म हो चुका है, सोडियम हाइड्रोक्साइड पहले से तुमने डाला हुआ है, और अब अगर मजीद अमोनिया निकलता है तो इट मींस कि वो नाइट्रेट आयन की वजह से निकला है। नाउ ऐड एल्यूमिनियम फॉइल एंड हीट गैस प्रोड्यूस्ड will turn damp red litmus blue। तो ये नाइट्रेट आयन का सेफली टेस्ट हो जाएगा कि हाँ नाइट्रेट आयन जो मैं बता रहा हूँ वो मैं अमोनिया की वजह से बता रहा हूँ, वो सॉरी नाइट्रेट आयन जो मैं बता रहा हूँ वो सिर्फ और सिर्फ नाइट्रेट आयन की वजह से, अमोनियम की आयन की वजह से नहीं। आई होप ये समझ आया हो। 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, 5 मार्क्स का तो तुम लोग होपफुली लिख के आओगे इसे। देखो हया, अगर आप सिर्फ नाइट्रेट एल्यूमिनियम वो डालोगे, हाँ आप अगर लिखना चाहो तो ये लिख सकते हो कि ऐड एक्वा सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड वार्म द मिक्सचर until no more gas is released, then add aluminium foil and warm again। सही है। अभी 10 मिनट और पढ़ लो, अभी तो 5 मिनट और कर लो, इसके बाद वाला एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। उसके बाद बाकी अफ्तारी के बाद अगर आ सकते हो तो अफ्तारी के बाद आ जाओ, अगर नहीं आ सकते तो मैं बाकी रिकॉर्ड करके दे दूंगा। आगे वाला पार्ट लिटरली हमारे पास का थोड़ा सा आसान वाला है, 3 जो है छोटा सा क्वेश्चन दिया हुआ है तुम्हें क्रोमेटोग्राफी का। स्टेट द प्रोसेस यूज्ड टू सेपरेट इथेनॉल फ्रॉम अ मिक्सचर ऑफ इथेनॉल एंड वाटर। अब अगर आपको इथेनॉल एंड वाटर अगर आपको सेपरेट करना है तो वो हम लोगों ने देखा है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से। स्टेट व्हाई दिस प्रोसेस इज सुटेबल, क्योंकि इथेनॉल और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट है, तो प्रोसेस यूज इज फ्रैक्शनल
distillation, and reason is and because ethanol and water has different boiling points. On the basis of difference in boiling point, they get separated out. Part B had describe a suitable method in each case to separate the named substance from the mixture. ठीक है, explain your choice. Pure dry sodium chloride from a mixture of sodium chloride and sand. किस तरह से सेपरेट आउट करोगे इसको? सोडियम क्लोराइड सॉल्युबल है, पानी में डिसॉल्व करना है, पानी में डिसॉल्व करोगे और फिल्ट्रेशन कर दोगे तो रेजिड्यू में तुम्हारा सैंड आ जाएगा, फिल्ट्रेट में तुम्हारा क्या आ जाएगा? सॉल्ट सोल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, और इस फिल्ट्रेट को आप हीट करोगे until evaporate until saturated solution is achieved and then crystallization। ये 3 मार्क्स में समराइज करके क्या लिखोगे? dissolve the mixture, dissolve the mixture into water, filter the solution, residue has sand and filtrate has dissolved NaCl, evaporate the filtrate। ठीक है, evaporate करोगे, evaporate the filtrate, बल्कि नहीं हीट लिखो ना, heat the filtrate to evaporate water until saturated solution is achieved। और उस उमर क्या कर रहे हो यार? अच्छा, फिल्ट्रेशन एंड क्रिस्टलाइजेशन इज नॉट ऑलमोस्ट सेम। फिल्टराइजेशन में तुम्हारे पास क्या कहते हैं, अब ऊपर से क्वेश्चन निकल गया, ये उमर पता नहीं क्या इतनी लंबी लंबी फटिंग कर रहा है। देखो फिल्ट्रेशन और क्रिस्टलाइजेशन इज डिफरेंट थिंग। फिल्ट्रेशन में आप रेसिड्यू सेपरेट कर रहे हो ना, और क्रिस्टलाइज अब आगे मर्जी है आपकी, आपने अगर क्रिस्टलाइजेशन करनी है या नहीं करनी। मतलब जो सोल्यूशन है, फिल्ट्रेट है, डिसॉल्व सॉल्ट है, उसमें जो क्रिस्टल्स हैं वो आपने निकालने हैं या नहीं निकालने, उसके लिए आप क्रिस्टलाइजेशन करते हो। ठीक है, तो आप हीट करोगे टू इवेपोरेट वाटर अंटिल सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज अचीव एंड क्रिस्टलाइज कर लो फिर उसको, एंड ड्राई द क्रिस्टल्स। बहरहाल फिर कह रहा है फूड कलरिंग फ्रॉम अ मिक्सचर ऑफ 3 फूड कलरिंग्स। अच्छा, फूड कलरिंग्स के लिए हम लोगों ने देखा है, या इंक डाइस जो होते हैं उनको अगर हमें सेपरेट आउट करना है तो हम क्या करते हैं? क्रोमेटोग्राफी। और क्रोमेटोग्राफी किस तरह से करेंगे? a spot of mixture is placed on a क्रोमेटोग्राम। क्रोमेटोग्राम पे एक स्पॉट, ये जो भी जितने भी फूड है इसमें, उसका मिक्सचर जो है क्रोमेटोग्राम पेपर पे हम डाल देंगे। ठीक है, क्रोमेटोग्राम पे डालने के बाद हम क्या करेंगे? डिप द पेपर इन सॉल्वेंट विथ स्पॉट अबव द सॉल्वेंट। मतलब स्पॉट को सॉल्वेंट में डिप नहीं करना है वरना वो डिसॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अच्छा फिर हम लोग क्या करेंगे? अच्छा, इसमें अब पूरी हम लोग डिटेल नहीं लिख रहे ना, डायग्राम बनाने की जगह दी हुई है कि बेस लाइन बनाऊंगा मैं और फिर उसको ग्लास जार में रख के बंद करूंगा। 3 मार्क्स का है ना, तो
और लाइनें भी तुम्हें 4 दी में, डायग्राम की जगह तुम्हें दी भी नहीं है, तो इसका मतलब है कि वो समराइज्ड व्यू मांग रहा है कि तुम लोग क्या क्या करोगे। फिर आखिर काम क्या करोगे, मेजर distances moved by food colorings from baselines and calculate RF values। RF वैल्यू जब कैलकुलेट करोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा कि कौन सा कंपोनेंट इस मिक्सर में था। सही। अच्छा देखो इसमें ना हमारे पास अभी 2 क्वेश्चन रह गए। क्वेश्चन 5 जो है वो थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, जो मैं करवाना चाहता हूँ। 4 बेशक उसका कोई इशू नहीं है, 4 इज इजी। 4 तुम अगर अभी भी खुद से भी देख लोगे, या फिर एक काम करो, अफ्तारी के बाद 7:20 तक अगर दोबारा ज्वाइन कर लो, या 7:30 तक, इससे लेट नहीं करना। 7:30 तक अगर सारे दोबारा आ जाओ तो विद इन 20 मिनट जो है ना, ये 2 क्वेश्चन 20 मिनट या हाफ एन आवर, 8 बजे तक तुम्हें ये क्वेश्चन करा के मैं फारिग कर दूंगा। ओके। सॉल्युबल सॉल्ट्स के जो क्रिस्टल्स बनते हैं उसको क्या करते हैं, रीफिल्टर। देखो रीफिल्टर नहीं करते, बेसिकली उसको हम फिल्टर पेपर पे डाल देते हैं। जब देखो हमने हीटिंग जो की होती है ना, वो कब तक की होती है, अंटिल अ सैचुरेटेड सोल्यूशन इज अचीव। वो जो सैचुरेटेड सोल्यूशन होता है ना, वो ऐसा नहीं होता कि तुमने पानी पूरी तरह उड़ा दिया, उसको हम पूरी तरह पानी नहीं उड़ाते, उसका थोड़ा बहुत छोड़ देते हैं, क्योंकि फिर क्रिस्टल नहीं बनेंगे, वो पाउडर बन जाएगा। तो हम इसमें जो थोड़ा बहुत पानी होता है उसको फिर कैसे निकालें, उसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इस सैचुरेटेड सोल्यूशन को ना फिल्टर पेपर पे डाल देते हैं, क्योंकि फिल्टर पेपर जो है ना वो साथ में एज एब्जॉर्बेंट भी काम कर रहा होता है। जब तुम फिल्टर पेपर पे डाल दोगे, अगर जो एक्सेस पानी है वो तो फिल्टर पेपर से नीचे से निकल जाएगा, बाकी कुछ पानी जो सॉल्ट के साथ चिपका हुआ है ना, वो एब्जॉर्ब हो जाता है उसको। तो वो हम बेसिकली फिल्टर पेपर दोबारा यूज कर रहे होते हैं कि थोड़ा बहुत पानी जो है वो ड्रिप होके निकल जाए, या थोड़ा बहुत पानी जो है वो सरफेस पे जो सॉल्ट्स के लगा हुआ है वो एब्जॉर्ब हो जाए फिल्टर पेपर में। तो वो बेसिकली इसलिए दोबारा से फिल्टर पेपर यूज कर रहे हो। समझ आई बात? जी देखो सर। हमजा, टाइट्रेशन तुम्हारे पास सिमिलर आएगी, थोड़ी सी आगे पीछे होगी, लेकिन तुम्हें आइडिया मिल गया कि KMnO4 के साथ क्या होता है। ठीक है, हम लोग क्लासेस में करते वक्त हमें चांस नहीं मिला था कि हम KMnO4 की टाइट्रेशन डिस्कस कर लें, आज हमने डिस्कस कर लिए। तो यही 2 टाइट्रेशन होती हैं, एसिड एंड एल्कली की, KMnO4 और आयरन सल्फेट की, और एक होती है थायोसल्फेट और आयोडीन की। तो अब तुम लोग जरा मॉक से फ्री हो जाओगे तो मैं तुम लोगों को वो वाली टाइट्रेशन भी करवा दूंगा। 8 करवाना तुम्हारे लिए काफी होगी, वो तुम लोग फिर पिक कर लेते हो वहां से। अच्छा जी, और क्या कोई माइक खोल के पूछ लो, देखो मैसेज इतने सारे हो गए हैं, मैं और पढ़ने में ये टाइम निकल जाएगा। आप हमारा मॉक कब लेंगे? दोबारा मॉक कब लेंगे, देखो अब दोबारा मॉक जो होगा ना वो इवनिंग में होगा। ये वर्कशॉप चल रही है ना हमारी, ये वर्कशॉप की जो फिजिकल क्लासेस जब खत्म हो जाएंगी तो उसके बाद मोस्ट प्रोबेबली फर्स्ट वीक ऑफ मई में तुम्हारा जो है मैं मॉक रखूंगा, पेपर 1 पेपर 4 का। ये कोचिंग के लिए तो नहीं है ना? क्या चीज? कल मॉक है जो भी बच्चे बोल रहे थे, तो कल हमारा तो नहीं नहीं है नहीं, ना? ये वहाँ के लिए नहीं है, ये स्कूल के बच्चों के। हमजा क्वेश्चन सेम तो नहीं आते, सिमिलर कह सकते